डियर स्टूडेंट, जय हिंद एवरीवन। सो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंट्स के वीडियोस में स्वागत है। अब इस बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंट्स के वीडियोस में मैंने आपको 6 वीडियोस देने का प्रॉमिस किया है, जहां पर आपके अकाउंट्स के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो इस 6 वीडियोस के माध्यम से आसानी से क्लियर हो जाएंगे। इसका फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी मैंने आपको यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया है, जहां से आप अकाउंट्स को बेसिकली समझने की शुरुआत कर सकते हो। ऑलरेडी कई लोगों ने उस वीडियोस को व्यू कर लिया है। अब ये हमारा आज का सेकंड लेक्चर है, जो कि हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंट्स में बना रहे हैं। सो प्लीज एवरीवन, आप अगर चाहते हो कि अकाउंट्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट बने, या आप अगर चाहते हो कि अकाउंट्स में आप फुल मार्क्स स्कोर कर सके, तो उसके लिए इस बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंट्स को समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। क्योंकि आप चाहे 11th स्टैंडर्ड में जाने वाले हो, चाहे 12th में, या आप ग्रेजुएशन करो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप करोगे, तो इन सभी कोर्सेज के लिए आपके पास अकाउंट्स का एक बेसिक नॉलेज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना आप किसी भी चैप्टर्स को आसानी से समझ नहीं सकते, या वो चैप्टर को समझने में आपको बहुत ही डिफिकल्टी होगी। सो प्लीज बी अवेयर ऑफ दैट कि यू मस्ट हैव टू बी क्लियर द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंट्स। ओके, सो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिए, जिससे कि आज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंट्स है वो आपको आसानी समझ में आएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज बेसिक कॉन्सेप्ट। तो आज का हमारा जो फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट वो है असेट्स। नाउ असेट्स का मतलब क्या होता है? आप सभी ने ऑलरेडी प्रॉपर्टी ये वर्ड सुना होगा। ओके, सो ये जो प्रॉपर्टी होती है, जिसको हम संपत्ति कहते हैं, ये प्रॉपर्टी नॉर्मली 2 टाइप की होती है। ओके, फर्स्ट जिसको हम लोग कहते हैं पर्सनल प्रॉपर्टी, सेकेंड जिसको हम कहते हैं बिजनेस प्रॉपर्टी। सो पर्सनल प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी किसी इंडिविजुअल के द्वारा ओन की जा रही है, जो प्रॉपर्टी का मालिक कोई इंडिविजुअल है, या जिस प्रॉपर्टी का ओनरशिप किसी फैमिली को बिलोंग करता है। तो ऐसी प्रॉपर्टियां जो किसी इंडिविजुअल या किसी फैमिली के द्वारा ओन की जा रही है, उन प्रॉपर्टियों को हम लोग कहते हैं पर्सनल प्रॉपर्टी। सेकेंड टाइप की जो प्रॉपर्टी होती है, उन्हें हम लोग कहेंगे बिजनेस प्रॉपर्टी। नाउ बिजनेस प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जो प्रॉपर्टियां ओन करता है कोई भी प्रकार का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उन्हें हम लोग कहेंगे बिजनेस प्रॉपर्टी। तो ये जो असेट टर्म है, इस असेट टर्म्स का मतलब होता है बिजनेस प्रॉपर्टी। तो हम पर्सनल प्रॉपर्टी को असेट्स में कंसीडर नहीं कर सकते हैं। सो ओनली द प्रॉपर्टी विच इज ओन्ड बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन is called as an assets. Okay, so assets का मतलब क्या हुआ? that assets, it is a property which is owned by a business organization. Okay, asset जो होता है उसमें ऐसे आर्टिकल, ऐसी चीजें होती है कि जिनके इस्तेमाल से कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्शन प्रोसेस की स्पीड को बहुत तेजी से बढ़ा सकता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्रियों में जब मशीनें आ जाती हैं, तो फैक्ट्री का जो प्रोडक्शन लेवल है वो काफ़ी लेवल से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। उसके अलावा इक्विपमेंट्स जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाले होते हैं, फर्नीचर्स, मोटर कार, मोटर वैन, जब ये सभी टाइप्स की असेट्स, ये सभी टाइप की प्रॉपर्टियाँ जो बिजनेस करने के लिए इस्तेमाल हो रही है, जैसे ही इनका बिजनेस के अंदर हम लोग समावेश करते हैं, वैसे ही हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जो कार्य करने की क्षमता होती है वो बहुत ही तेजी से क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। सो फॉर एनी डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए, आप अगर किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत तेजी से डेवलप करना चाहते हो, तो उस बिजनेस में मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाली जो मशीनें होंगी, जो असेट्स होंगे, उनको कलेक्ट करना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ से आपको क्या समझ रहा है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में असेट का इस्तेमाल कौन से कामों के लिए होता है? तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम होता होगा, वेदर देयर विल बी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज, इन सभी टाइप के प्रोडक्शंस को इंप्रूव करने के लिए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए जिन वस्तुओं का इस्तेमाल बिजनेस करता है, उन वस्तुओं को भी हम लोग क्या कह सकते हैं, असेट्स कह सकते हैं। ओके, अब ये मैंने आपको बताया असेट्स का मीनिंग और असेट का इस्तेमाल। अब हम देखेंगे कि दैट असेट के टाइप कितने होते हैं, असेट के प्रकार कितने होते हैं। तो नॉर्मली देखा जाए तो असेट के जो टाइप है वो असेट के यूज और असेट के ड्यूरेशन पे डिपेंड होते हैं।
तो जिस असेट का जैसा यूज होगा वो जिसने ज्यादा पीरियड के लिए हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट होगा उसके बेसिस पे हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो असेट के यहाँ पर आपको देखने हैं दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ असेट्स आर देयर। असेट्स के कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट विच इज नोन एज अ फिक्स्ड असेट एंड सेकेंड इज नोन एज अ करंट असेट। नाउ फिक्स्ड असेट और करंट असेट का मतलब क्या? तो फिक्स असेट के नाम में आप देखोगे फिक्स लगा हुआ है। तो ये फिक्स्ड का मतलब क्या होता है कि जो असेट किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, लंबे समय के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मतलब जिस असेट को बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने अगर एक बार खरीद लिया, एक बार परचेस कर लिया, तो उसका इस्तेमाल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सालों साल करता जाएगा, अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्शंस को बढ़ाता जाएगा। तो जो असेट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में 1 साल से ज्यादा के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, सालों सालों के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, ऐसे टाइप्स के असेट्स को हम लोग कहेंगे फिक्स्ड असेट्स। ओके। सेकेंड टाइप का जो असेट है उसे हम लोग कहते हैं करंट असेट। नाउ करंट असेट मतलब ऐसे असेट जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में यूज किए जाते हैं फॉर द पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर। कम ऑन, लेस देन कितना? 1 ईयर, 1 साल से कम के लिए। तो जो असेट बिजनेस में 1 साल से ज्यादा के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे उन्हें हम कहेंगे फिक्स असेट, और जिनका इस्तेमाल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में 1 साल से कम के लिए होगा उन्हें हम लोग कहेंगे करंट असेट्स। ओके। अभी आपने सर फिक्स असेट के एग्जांपल्स क्या देंगे हम? तो फिक्स असेट्स में देयर आर नंबर ऑफ एग्जांपल्स आर देयर लाइक मशीनरी, इक्विपमेंट, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, मोटर कार, मोटर वैन एक्सेट्रा। ये सब आपके फिक्स असेट हैं, क्योंकि इन सभी का इस्तेमाल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सालों तक करता है। कई ईयर्स एंड ईयर्स इन सभी असेट्स का इस्तेमाल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है। ओके। करंट असेट के एग्जांपल्स हम क्या देंगे? तो कैश करंट असेट का सबसे बड़ा एग्जांपल है, क्योंकि कैश भी एक बिजनेस की प्रॉपर्टी है, लेकिन ये ऐसी प्रॉपर्टी है कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा देर तक टिकती नहीं है, ज्यादा देर तक रहती नहीं है, क्योंकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कैश जैसी प्रॉपर्टी का आना और जाना लगा रहता है। कैश हमारे बिजनेस में आता है इन द फॉर्म ऑफ इनकम और जाता है इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंसेस। तो इस तरीके से कैश वाली प्रॉपर्टी बिजनेस में आती है और जाती है। सेकेंड टाइप ऑफ करंट एसेट आपका है स्टॉक। ना स्टॉक ऑफ व्हाट? स्टॉक ऑफ गुड्स या स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अगर आपका प्रोडक्शन नेचर बिजनेस है तो आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में रॉ मटेरियल के स्टॉक का आना जाना लगा होता है। अगर आपका ट्रेडिंग बिजनेस है जहां पर आप माल खरीदते हो, माल बेचते हो, गुड्स खरीदते हो, गुड्स बेचते हो, तो इन सभी चीजों में स्टॉक ऑफ गुड्स भी करंट एसेट है, क्योंकि यहाँ पर भी गुड्स जो है वो आपके शॉप में आती है और जाती है। तो जो भी चीज आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में का आना और जाना लगा होता है, इन सभी प्रॉपर्टियों को हम लोग कहते हैं करंट असेट्स। ओके। इसके अलावा करंट असेट में हम डेटर्स को भी करंट असेट कह सकते हैं। नाउ डेटर्स मतलब कौन होता है? हमारे वो सारे कस्टमर जिन कस्टमर्स को हमने क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड किया है, जिनको हमने क्रेडिट पे सर्विसेज प्रोवाइड की है। तो ऐसे कस्टमर लोगों से हमें जो अमाउंट है वो विद इन द पीरियड ऑफ 2 to 3 मंथ हमें रिटर्न आ जाता है। तो ये पैसा भी हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में 1 साल से कम के लिए यूज किया जाता है। तो अगेन ये भी हमारे बिजनेस के लिए क्या बन जाएगा? करंट असेट्स। ओके। तो ऐसे कई एग्जांपल है करंट असेट के, जो आप आगे जैसे जाओगे तो इसको आप इजीली समझ सकते हो। फिलहाल बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए इतने एग्जांपल्स को आपको समझना बहुत ही जरूरी है। ओके। तो ये मैंने आपको बताया असेट्स का मतलब क्या होता है। सेकेंड कॉन्सेप्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है लाइबिलिटी। ना लाइबिलिटी का मीनिंग क्या है, आओ हम लोग समझते हैं। लाइबिलिटी का मीनिंग हम देखेंगे कि दैट लाइबिलिटी इज एन रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑब्लिगेशन। लाइबिलिटी इज एन रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑब्लिगेशन ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू रीपे द डेब्ट्स। डेब्ट का मतलब होता है कर्ज। तो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे अमाउंट को रीपे करने की, कर्ज को लौटाने की जो भी जवाबदारियां होती है, उन सभी जवाबदारियों को यहां पर कहा जाता है लाइबिलिटी। ओके। अब जैसे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने के लिए जो भी पैसे एक बिजनेसमैन बिजनेस को देता है, जो भी पैसे बिजनेसमैन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट करता है, वो भी पैसा बिजनेस के ऊपर लाइबिलिटी होती है। क्यों? क्योंकि आज
आप मानकर चलिए कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेसमैन ये दोनों अलग चीजें हैं, ये दोनों एक नहीं है। इस बात को समझिएगा क्योंकि यहाँ पर लोगों को कंफ्यूजन बहुत होता है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। बिजनेसमैन और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ओके, ये दोनों अलग चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर समझो किसी XYZ नाम के पर्सन ने कोई XYZN कंपनी स्टार्ट की, तो XYZ ये एक इंडिविजुअल पर्सन है, लेकिन XYZN कंपनी ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको एक कंपनी के रूप में बनाया गया है। तो XYZ नाम के पर्सन ने जो भी पैसा XYZN कंपनी को इन्वेस्ट किया होगा या XYZN कंपनी में इन्वेस्ट किया होगा, भले वो उसका ही बिजनेस है, लेकिन लॉ की नजरों में बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। दोनों की जो आइडेंटिटी होती है वो लॉ की नजरों में अलग होती है। सो जो भी पैसा आप किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट करोगे, वो सारा पैसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे एक लायबिलिटी की तरह रिकॉर्ड होगा, क्योंकि ये सारे पैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एक ना एक दिन लौटाने होंगे। किसे? XYZ को, जिसने ये पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया। तो एक सिंपल टर्म में आप याद रखिए कि बिजनेस जो है वो जो भी पैसे बिजनेस करने के लिए लोगों से लेता है, बिजनेसमैन से लेता है, बैंक से लेता है, शेयर्स को बेच करके लेता है, डिबेंचर्स को बेच करके लेता है, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा लेता है, तो जो भी पैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने लोगों से लिए हैं वो सारे पैसे एक ना एक दिन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को लौटाने पड़ेंगे। तो ये सारी अमाउंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे क्या होती है बच्चों लोग? लाइबिलिटी होती है, क्योंकि ये सारे ऑब्लिगेशन, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी या बिजनेस की है कि दैट बिजनेस ने इन सभी लोगों से पैसे लिए हैं, तो ये सारे पैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एक ना एक दिन इन सभी को लौटाने होंगे। ओके, सो इसी अमाउंट को हम लोग कहते हैं लाइबिलिटी। इन सिंपल टर्म्स, whatever amount the business organization has taken, that all amount business organization must have to be repay। वो सारी अमाउंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एक ना एक दिन रिपे करनी होगी। उन सभी अमाउंट को हम लोग यहाँ पर कलेक्टिवली क्या कहेंगे? लाइबिलिटी कहेंगे। ओके, नाउ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जैसे असेट्स के दो टाइप मैंने आपको बताए थे, वैसे ही लाइबिलिटी के यहाँ पर तीन टाइप होते हैं। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज आर देयर। First is known as a fixed liability, second one is known as a current liability, and third is known as a contingent liability। Okay? अब तीनों लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिए। फिक्स लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? जो लाइबिलिटी है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैंने जो भी पैसे मेरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट किए, तो ये पैसे जो मैं मेरे बिजनेस को दे रहा हूं, ये मेरे बिजनेस के पास पैसे कब तक पड़े रहेंगे? जब तक मेरा बिजनेस क्या होगा? चलता रहेगा। तो ये पैसे जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को मैंने दिए हैं, ये पैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास फिक्स हो गए हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। या जो भी कर्जा मैंने बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा समय के लिए जो भी पैसे मैं बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करूंगा, वो सारा पैसा बिजनेस के ऊपर रहेगा इन द फॉर्म ऑफ फिक्स लाइबिलिटी, क्योंकि ये सारी लाइबिलिटी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर 1 साल से ज्यादा की है। ओके, तो फिक्स लाइबिलिटी में लाइबिलिटी का पीरियड कितना होगा? मोर देन 1 ईयर। सेकेंड टाइप की लाइबिलिटी होती है करंट लाइबिलिटी। नाउ करंट लाइबिलिटी का मतलब होता है जो लाइबिलिटी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर होती है फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर। लेस देन 1 ईयर, फॉर एग्जाम्पल, अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने कहीं क्रेडिटर के पास से, सप्लायर के पास से उधार पे अगर रॉ मटेरियल लाया होगा, या मैंने अपने शॉप में उधार पे अगर गुड्स लाए होंगे, तो ये सारे गुड्स का और रॉ मटेरियल का जो पैसा होगा वो मुझे 2 से 3 महीने के अंदर लौटाना होगा। मतलब 1 साल के अंदर ही मुझे ये सारे पैसे लौटाने होंगे। तो ये लाइबिलिटी कौन सी लाइबिलिटी कहलाएगी? करंट लाइबिलिटी, क्योंकि ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए होती है। थर्ड टाइप की जो लाइबिलिटी है उसे हम लोग कहते हैं कंटीजेंट लाइबिलिटी। नाउ कंटीजेंट लाइबिलिटी का मतलब होता है द लाइबिलिटी विच इज बेस्ड ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट। तो किसी अनिश्चित घटना के होने और न होने पर जो लाइबिलिटी डिपेंड होती है उसे हम लोग कहते हैं कंटीजेंट लाइबिलिटी। ओके, नाउ कंटीजेंट लाइबिलिटी का अगर मैं एग्जांपल आपको देता हूं, तो पहली बात, ये लाइबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन पे कोई फिक्स लाइबिलिटी नहीं है कि ये हर बिजनेस पे होगी ही होगी। अगेन ये लाइबिलिटी का स्टेटमेंट आपने पढ़ा कि ये लाइबिलिटी किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे होगी या नहीं होगी,
वो किसी अनसर्टेन इवेंट के होने और न होने पे क्या होता है, डिपेंड होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर समझो हमारी कंपनी ने कोई प्रोडक्ट अगर बनाया, उस प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करने के बाद अगर कस्टमर समझो उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है और कंज्यूम करने के बाद कस्टमर को ऐसा लग रहा है कि उस प्रोडक्ट को खाने की वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई या उसको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े, तो वो हमारे खिलाफ कोर्ट ऑफ लॉ में क्या करेगा, ब्लेम करेगा कि दैट हमारे प्रोडक्ट की वजह से उसकी ये हालत हुई है। तो हम सभी को कोर्ट ऑफ लॉ में इस बात को प्रूफ करने को जाना होगा कि इसमें गलती किसकी है। तो कोर्ट ऑफ लॉ में जो भी इंस्पेक्शन होगा, जो भी जांच होगी, उन सभी जांच के बाद में जो कोर्ट ऑफ लॉ रिजल्ट देगा या जो भी डिसीजन कोर्ट ऑफ लॉ देगा वो हो सकता है कि कस्टमर के पक्ष में हो या हो सकता है हमारे पक्ष में हो। तो अगर समझो कोर्ट ऑफ लॉ का डिसीजन कस्टमर के पक्ष में गया, मतलब हम कोर्ट में केस हार गए और हमारे प्रोडक्ट में कुछ ऐसा इंस्पेक्शन हुआ कि इस प्रोडक्ट में सच में कुछ खराबी थी जिसकी वजह से कस्टमर की हालत खराब हो गई, तो ऐसे केसेस में कोर्ट ऑफ लॉ जो होगा वो उस कस्टमर को होने वाले जो भी नुकसान होंगे उन सभी नुकसान की भरपाई हमारे ऊपर डाल देगा कि दैट आपको ही उस कस्टमर की सारी भरपाई करके देनी होगी और हमें बहुत सारे फाइन पेनल्टी जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ को देने होंगे। तो ये जो फाइन पेनल्टी हमको देना पड़ा, ये कब देना पड़ा, जब हम केस हार गए। मतलब ये एक अनिश्चित घटना हमारे साथ हुई, उसकी वजह से ये कर्जा, ये ऑब्लिगेशन हमारे पर आ गया। तो ये ऐसी टाइप की जो लायबिलिटी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे आई है जिसको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने कभी सोचा भी नहीं था, इसी प्रकार की लायबिलिटी को हम लोग कहते हैं कंटीजेंट लायबिलिटी, जो किसी घटना के होने और न होने पे डिपेंड करती है। अगर हम केस अगर जीत गए होते, मतलब हमारे पे लायबिलिटी नहीं आती, लेकिन हम कोर्ट में केस हार गए, हम प्रूफ नहीं कर पाए इस बात को, इसलिए वो लायबिलिटी हमें भुगतनी होगी। तो ये हमारी कौन सी कहलाएगी, कंटीजेंट लायबिलिटी। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक था असेट्स और लायबिलिटी। मैंने आपको असेट्स का मीनिंग, असेट का इस्तेमाल और असेट के टाइप्स मैंने आपको समझाए और असेट्स के एग्जाम्पल भी दिए। लायबिलिटी का मीनिंग, लायबिलिटी का भी मैंने आपको टाइप बताया कि 3 टाइप की लायबिलिटी होती हैं, फिक्स लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी और कंटीजेंट लायबिलिटी। तो आप प्लीज इस दोनों कॉन्सेप्ट्स को, जो आपके अकाउंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट माने जाते हैं, जो आप 11 से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक के अकाउंट्स को अगर आप पढ़ते हो, तो ये 2 कॉन्सेप्ट जो है असेट और लायबिलिटी का, ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा हर एक टाइप्स के चैप्टर्स को समझने के लिए। ओके एवरीवन, सो प्लीज जिसने मेरा पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा होगा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंट्स का, उसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिए और ये वीडियो आप अगर साथ में देखेंगे तो आपको ज़्यादातर बेटर तरीके से अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे एवरीवन। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद।